Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about chapter 22. Chapter 22 is Parliament and this is a big topic actually. तो इसको पार्ट वाइज हम लोग खत्म करेंगे। इससे पहले की सारी वीडियोस देख लीजिए, चैप्टर 21 तक ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस बना रहा हूँ मैं। एंड अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, देन दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी बून फॉर यू। डेफिनेटली बहुत एफर्ट डालता हूँ मैं इसमें। एंड जिन लोगों ने मेरी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज देखी है, दैट इज अ 57 आवर सीरीज एंड पीडीएफ इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द रेफरेंस एज ए नोट। दे माइट बी नोइंग कि कितने एफर्ट डालता हूँ मैं, कितना सॉलिड एंड कितना कॉन्क्रीट क्लास होता है। तो जाइए, मोटिव यही रहता है कि अच्छी क्लासेस हो और आपको डेफिनेटली दे शुड हेल्प यू अ लॉट एंड आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना ना पड़े। अगर आप मेरी क्लासेस हैं, मेरा कोर्स है पॉलिटी का, तो पॉलिटी आपको इनफैक्ट इतने अच्छे से मैं पढ़ा दूं कि आपको अदर कोई सोर्सेज की यूज ही ना पड़े। एक्सेप्ट देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, बट जो स्टैटिक पार्ट है जैसे कि पॉलिटी इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है, प्लस एज वेल एज थोड़ा सा उसमें करंट भी मैं ऐड कर देता हूँ, वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी इज वन ऑफ द एरिया जहाँ से लगभग 20 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 से 20, 10 से 20 का एक एवरेज मान के चलो। किसी एग्जाम में किसी साल ज्यादा, किसी साल थोड़ा आगे ऊपर नीचे होता रहता है, तो एवरेज आप 15 या 20 मान के चलो। इतना तो जरूर इतने तो क्वेश्चन जरूर आते हैं। सॉरी फॉर दैट डॉग शाउटिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अगेन बोलूंगा, चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द राइट टाइम। वी विल लर्न पॉइंट वाइज एज यूजुअल। पॉइंट वाइज ही मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको एक एक वर्ड, एक एक एस्पेक्ट आपका क्लियर होता जाए। अब देखिए, पार्लियामेंट हर चीज का कुछ प्रोविजन है, मतलब किस प्रोविजन में डील किया गया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 79 से 122 तक के बीच में ये सारे प्रोविजंस है जो कि पार्लियामेंट के बारे में बृहत रूप में बताते हैं। ठीक है, सब कुछ बताया गया है इन आर्टिकल्स में 79 से लेकर 122 तक, और इसको रखा गया पार्ट 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में रखा गया है पार्लियामेंट को। एंड आर्टिकल की बात करें तो 79 से लेकर 122। एंड इनमें किन किन बातों को जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है डील किया गया, तो डेफिनेटली इट इज ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉम्पोजिशन, देन ड्यूरेशन, देन ऑफिसर्स, procedures, privileges and powers. These are the things basically covered under these articles under part 5. ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसे पार्लियामेंट सेटअप है, कैसे ऑर्गेनाइज है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। ठीक है, पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव पार्ट या फिर लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव। अब देखिए, सरकार की एक बॉडी है। सरकार जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है, उसमें किडनी, उसमें लीवर, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव। 3 ऑर्गन्स होती है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, ऐसी सारी चीजें मैंने बताई हैं, एंड जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स मिलके बॉडी बनाती है एंड काम करती है सरकार। तो लेजिस्लेटिव का बेसिकली पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव है। तो इसके बारे में जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। तो इसके पार्ट्स जो है लेजिस्लेटिव के 3 है। इसमें देखिए कौन कौन आते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट। ना तो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, ना कि लोकसभा के, किसी के भी मेंबर नहीं होते हैं, बट ये इंटीग्रल पार्ट है एज फार एज द पार्लियामेंट इज कंसर्न। क्यों इंटीग्रल है? क्योंकि कोई भी बिल, एक्ट तभी बनता है जब वो दोनों सदनों से पहले पास हो जाए और उसके पास उसकी एसेंट मिल जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे दे, अपनी सहमति दे दे, तभी जाके वो बिल एक्ट बनता है। मतलब वो कुछ भी एक्ट बनना है तो प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट होना ही है, उसको एसेंट देंगे तभी बनेगा। मतलब कि प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। तो ठीक है, पहले जो है प्रेसिडेंट हो गए, दूसरे हो जाएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा।
या इसको और भी नाम से जाना जाता है, सच सेकंड का चैम्बर ऑफ हाउस, सेकंड चैम्बर कहते हैं इसको, सेकंड चैम्बर, या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसको कहते हैं। तो राज्यसभा। देन आता है लोकसभा। लोकसभा को बेसिकली कहते हैं हम हाउस ऑफ पीपल, इंग्लिश में पीपल, हाउस ऑफ पीपल। एंड इसको और भी नाम से जाना जाता है लोअर हाउस, लोअर हाउस एंड फर्स्ट चैम्बर ऑफ हाउस, फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं इसको। एंड एक और नाम से जानते हैं इसको, पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें हैं लोकसभा एंड राज्यसभा से। और देखिए शुरू से ही हमारे ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं या फिर हाउस ऑफ पीपल है, इसको ऐसे इन्हीं नामों से जाना जाता था, लेकिन 1994 में हमने इसका हिंदी नाम एडॉप्ट कर लिया दोनों ने। राज्यसभा ने बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट ने राज्यसभा बोलना शुरू कर दिया कि हमारा हिंदी नाम राज्यसभा रहेगा, एंड हाउस ऑफ पीपल ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारा नाम लोकसभा हिंदी में कहा जाएगा। तो ये एक बात है जो कि एक छोटी सी जानकारी है 1954 में, ठीक है, हिंदी नाम हमने अडॉप्ट कर लिया। देन अगर बात करें कि ब्रिटिश कौन सा पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली चूंकि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, दो तरीके की गवर्नेंस मैंने आपको बताई थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, पावर सेपरेशन की बात होती है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट की बात होती है पार्लियामेंट में, ठीक है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसमें दोनों सेपरेट होकर काम करते हैं, ठीक है, इसमें दोनों सेपरेट रहते हैं। तो ये बात है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जांपल अमेरिका है, अमेरिका। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का एग्जांपल ब्रिटेन है, इंडिया है, ठीक है। तो हम लोग चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म को फॉलो करते हैं, उसमें भी ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करते हैं रादर देन अमेरिकन पैटर्न। इंडियन प्रेसिडेंट हमारे इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, और इस वजह से हमारे पार्लियामेंट को कहते हैं प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। मतलब इससे ये शो होता है, देखिए प्रेसिडेंट वैसे क्या है, प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव के पार्ट है, मेजर पार्ट एक्सिक्यूटिव के है, ठीक है। इनके एक्सिक्यूशन पे सब कुछ होता है, इन्हीं का के नाम पे सारी चीजें, सारा बिजनेस, पॉलिटी से रिलेटेड एवरीथिंग प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, तो एक्सिक्यूटिव के पार्ट है। लेकिन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, वो इंटीग्रल पार्ट पार्लियामेंट के भी हैं। तो इससे आपको एक संबंध दिख रहा होगा, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट काम करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कॉम्पोजिशन की, ये पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन कैसा है। कॉम्पोजिशन में अब आपको जानना पड़ेगा तीनों लेवल, दोनों लेवल पे, राज्यसभा लेवल पे भी कॉम्पोजिशन कैसा है, लोकसभा लेवल पे भी। तो एक एक करके चलिए जान लेते हैं। राज्यसभा में कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका जो फिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो 250 है, और इनमें से फर्दर डिवीजन की बात करें तो 238 238 अलॉट किया गया है स्टेट्स को। ये नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब सीट्स है, ये 238 स्टेट्स को दिया गया है, और स्टेट प्लस यूटी को मिला के दिया गया 238, और 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वैसे लोग जो कि एक्सपर्टीज है, जिनकी आर्ट में, जिन्होंने लाइफ जी है आर्ट से रिलेटेड, म्यूजिक वो एक्सेट्रा, साइंस, सोशल साइंस एक्सेट्रा, मतलब इनकी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है किसी सेक्टर में, साइंस से हो, आर्ट से हो, या फिर सोशल साइंस से हो, पॉलिटी से हो, मतलब एक्सपर्ट हो ऐसे, मतलब फिलोसफी हो गया, इनके कुछ एरिया है, मैं बता दूंगा आपको। तो ये ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ताकि मतलब एक टैलेंटेड लोग आए, टैलेंटेड लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हमारे राज्यसभा में हो, जो मतलब एक्सट्रीम नॉलेज है इनको इन सब चीजों में। हो सकता है ये इलेक्शन लड़े और हार जाए, इसलिए इनको डायरेक्ट चुनने का प्रोविजन दिया गया है, प्रेसिडेंट चुनते हैं 12 लोगों को, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं राज्यसभा के। तो प्रेजेंट में मेंबर की संख्या टोटल 245, 5 लोग नहीं है टोटल, वैसे ओरिजिनली इसमें 250 होने चाहिए स्ट्रेंथ, मैक्स स्ट्रेंथ, बट थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। एंड 245 अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। आउट ऑफ 245, 229 आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। 229 स्टेट्स एंड 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, एंड स्टिल 12 members are nominated by president from the expertise area, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको किस शेड्यूल में रखा गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल भी है, 12 शेड्यूल है, पार्ट्स है 25,
शेड्यूल है 12 और इसमें आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स ढेरों हैं, इनकी संख्या वेरी करती है, बढ़ रही है। अभी पहले ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, अभी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जो 12 शेड्यूल है ना, उसमें जो फोर्थ शेड्यूल है वो किसके बारे में है, वो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि जो सीट्स है, राज्यसभा की सीट्स है, वो कैसे स्टेट में एंड यूनियन टेरिटरीज में कैसे एलोकेट की जाएगी, उसका क्या प्रोविजन है, सारी बातें ये डिटेल में लिखी गई है फोर्थ शेड्यूल में। तो एक ट्रिक भी है इसको याद रखने का, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको इसी समय सारी बातें क्लियर हो जाए। तो ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि 12वें शेड्यूल में क्या है, तो एम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 12वें शेड्यूल में है म्युनिसिपालिटी, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में, जैसे कि स्टेट के सर्विस, सिविल सर्विसेज में, कई बार उसमें भी आता है, अपने मिलान उलान करने के लिए इसमें यूपीएससी भी पूछती है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, तो फर्स्ट शेड्यूल में है टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो विस्तार है, टेरिटरी के बारे में इसमें बात किया गया है। ई स्टैंड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स, ऐसे सो ऑन करके, ये एक दिन ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, एक सेपरेट क्लास लूंगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप याद रखना, टी स्टैंड फॉर, हो सकता है मैं अभी कुछ भूल गया हूँ, लेकिन आपको अभी कोशिश करता हूँ कुछ बता देने का। टी स्टैंड फॉर टेरिटरी, ई स्टैंड फॉर इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड, मतलब जो भी सैलरी वगैरह से रिलेटेड है वो इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे सेकेंड शेड्यूल में है। थर्ड में ए स्टैंड फॉर, मैं थर्ड भूल रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। आर स्टैंड फॉर, यहाँ पे एक मैं बताया आपको, राज्यसभा से रिलेटेड जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो आर के लिए है। एस स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड एरिया के लिए है। एंड ओ स्टैंड फॉर अदर शेड्यूल्ड एरिया जो है, जो एस टी वगैरह से रिलेटेड है। एस स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड एरिया, ओ स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड अदर शेड्यूल्ड एरिया। एफ स्टैंड फॉर व्हाट, फेडरलिज्म मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो एफ में रखा गया है, मतलब 7वें शेड्यूल में रखा गया है। ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओ स्टैंड्स फॉर ओल्ड पीएम ना, ओ आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू रिकॉल। एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम। डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन, जो एंटी डिफेक्शन केस, डिफेक्शन से रिलेटेड इसमें प्रावधान है। एफ पी स्टैंड्स फॉर पीआरआई सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। तो ऐसे करके आप टीएस ऑफ ओल्ड पीएम अगर आप याद रखो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हाउएवर मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने नहीं बताया आपको, जैसे ए नहीं बता पाया, तो इसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक व्यू देना चाहता हूँ कि ये ऐसे होता है, 12 शेड्यूल है और ये ट्रिक है जहाँ पे क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। शेड्यूल के लिए बस आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखो, जैसे क्वेश्चन आए उसमें क्या कीवर्ड है उससे इस निकाल के अपना सीधा आंसर मार सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है स्टेट के वो बेसिकली चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जो स्टेट्स है राज्यसभा के लिए, पहले स्टेट्स की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करेंगे। तो पहले हम लोग राज्यसभा में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टेट से आते हैं, यूटी से आते हैं और लास्ट में नॉमिनेटेड होते हैं। तो पहले रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट से आते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है वो देख लीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट राज्यसभा में आर इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता ही होता है, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। बिहार का स्टेट लेजिस्लेचर है, ऐसे यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर है, और वैसे ही महाराष्ट्र का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे करके सो ऑन, मतलब हर स्टेट में जहाँ पे भी लेजिस्लेचर है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो स्टेट्स में डेफिनेटली चुने जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा,
जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो अपने वोटिंग के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, और इनका जो मेथड है चुनने का वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि पीआर सिस्टम होता है, एक एफपीटीपी होता है और एक पीआर सिस्टम होता है। आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, या फिर प्रेसिडेंट वाला बिजनेस देखा हो तो पीआर रेशियो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हर बंदे का वहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसा एफपीटीपी में क्या होता है कि मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एफपीटीपी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसमें क्या होता है कि कोई मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे 5 कैंडिडेट खड़े हो गए, वहां पे वोटिंग होगी, टोटल मान लो 100% वोटिंग है, टोटल लोगों ने, मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं कि 100 में से 100 लोगों ने वोटिंग कर दी, 100% लोगों ने। यहाँ पे देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा वोट किसको है। अब मान लीजिए कि एक कंडीशन आ गया जिसमें एक को मिला 32%, दूसरे को मिला 25%, तीसरे को मिला, इसको ऐड करते रहिए कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपको 57। ठीक है, तीसरे को मिला मान लीजिए अगेन इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, तीसरे को मिला मान लीजिए इसमें कितना ऐड कर दें, मान लीजिए तीसरे को भी मिला 25। ठीक है, 25 और 32, और एक को हो गया आपको 18। तो एक्चुअली 5 है ना, तो यहाँ पे कर लीजिए आप 20 और एक को मिला 5, ऐसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। एक को मिला 32% वोट, दूसरे को मिला 25%, तीसरे को 20%, चौथे को 18 और लास्ट को 5। इनको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल गया वही जीत जाता है। तो ये इतने वोटों की जो मतलब ये थी थ्योरी थी, ये खत्म हो जाती। इतने वोटों की जो वैल्यू थी, ये लोग इसको फेवर नहीं कर रहे थे। ये वाले जो बंदा है, ये 32% लेने वाला, इसको फेवर नहीं किया, इन्होंने इसको वोट नहीं दिया। लेकिन अब ये जो बंदा चुन के आ रहा है, ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो इसने वोट दिया, इसको नहीं दिया, वो सबका वो लीडर है, वहां का सबका नेता है वो। अब खाली जिसने वोट दिया उसका नहीं है, सबका नेता है। तो दिस इज कॉल्ड एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिसका सबसे ज्यादा वोटिंग है वो नेता बनेगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रेशियो में क्या होता है कि पार्टी देखती है, पार्टी मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे ही कंडीशन में मान लीजिए कि एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे वोटिंग हुई और 5 पार्टियां हैं, सपोज ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए 5 पार्टियां, और इनकी वोटिंग ऐसे आई, बीजेपी को आई, मान ए पार्टी को आई 32, बी को आई 25, सी को आई 20, डी को आई 10 और लास्ट ई को आई 5% मान लीजिए वोट। तो इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। जब सरकार बनेगी तो ए का 32% रिप्रेजेंटेशन होगा, बी का होगा 25%, मतलब सारे बंदे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पीआर सिस्टम, और स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, एफपीटीपी ठीक है, एक बंदे की सरकार बन जाए तो पॉलिटिकल यूनिटी आती है, बहुत सारा फायदा है। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हमारे केस में क्या होता है, हमारे राज्यसभा के केस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे चुनाव होता है, दैट इज थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब अपने वोट को ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले मेंबर है वो ट्रांसफर कर देते हैं कैंडिडेट को। ठीक है, एंड जो सीट्स होते हैं, एलोकेशन कैसे है, किस स्टेट को कितना सीट दिया जाएगा राज्यसभा का, उसका बेसिस है पॉपुलेशन। जैसे कि यूपी का एग्जांपल लीजिए, यूपी में 31 सीट्स हैं राज्यसभा के यूपी में जो सीट्स हैं यूपी को दिए गए हैं वो 31 सीट दिए गए हैं। मतलब राज्यसभा में यूपी के 31 लोग आते हैं, 31 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। हाउएवर अगर यही पे आप त्रिपुरा की बात करोगे तो उसका एक ही बंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे राज्यसभा में। तो इससे क्या होता है, छोटे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, मतलब उनका जो मतलब वॉइस है राज्यसभा काउंसिल में, काउंसिल ऑफ स्टेट में, वो कम है, एक ही बंदा बोल पाएगा। हाउएवर यूपी जैसे बड़े स्टेट्स में 31 बंदे वोटिंग करेंगे, तो जो मतलब यूपी मेजोरिटी में है वहां पे मान लीजिए, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अनइक्वल है, इसको कहा जाता है। तो ऐसे सीटों का एलोकेशन ऐसा है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। ये है ओनली पॉपुलेशन के बेसिस पे, मतलब पॉपुलेशन यूपी की ज्यादा है तो 31 सीट है, त्रिपुरा की कम है तो कम सीट है, एक ही सीट है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, 50 स्टेट्स का ये फेडरेशन है, और यहाँ पे एक सीनेट है। सीनेट को कहते हैं यहाँ पे अपर हाउस। हमारा जैसे राज्यसभा है वैसे अमेरिका में सीनेट है। तो सीनेट में जो मेंबर्स हैं, 50 स्टेट है, तो हर मेंबर को सीनेट में अपने यहाँ जो राज्यसभा है वहां पे सीनेट कहते हैं। तो 2-2 मेंबरशिप है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जितना भी पॉपुलेशन हो, कुछ भी हो, 2-2 मेंबरशिप हर स्टेट को है। तो मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, छोटा स्टेट है तो कम सीट है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अनइक्वल हो जाता है।
ये क्या, एक बंदा क्या अपने स्टेट्स के लिए क्या मांग लेगा? अब 31 बंदे चाहे तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा क्या कर लेगा, क्या आवाज उठाएगा राज्यसभा में? ये बात होती है एक्चुअली, लेकिन यही सिस्टम है। तो एनीवे हर चीज के कुछ फायदे और घाटे होते हैं, तो इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे है? इनका भी इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली ही चुने जाते हैं राज्यसभा में by the members of an electoral college specifically constitution for this purpose। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब ये देखिए स्टेट तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज होते हैं। तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, और वो अपने वोट को ट्रांसफर करते हैं फर्दर चुनने के लिए यहाँ से मेंबरशिप के लिए। यहाँ पे तो क्या था कि ऑलरेडी एमएलएज थे, एमएलए जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, वो क्या है अपना वोट ट्रांसफर कर दे रहे थे और वोटिंग हो जा रही थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक कॉलेज बनाना पड़ रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज, बिकॉज यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनमें लेजिस्लेचर नहीं होता है, एक्सेप्ट दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जे में लेजिस्लेचर है, लेकिन बाकी यूनियन टेरिटरीज में नहीं है। और सच बताऊं तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो ओनली 3 ही यूनियन टेरिटरीज का होता है। बाकी जो टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो उसमें से 6 का यूनियन टेरिटरीज का जो है वो जनसंख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है। इस वजह से इनका कोई भी सीट नहीं है राज्यसभा में। इनकी जनसंख्या इतनी कम है, एक्सेप्ट दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अच्छी जनसंख्या है। तो इनके क्या है, इनके मेंबर्स रहते हैं राज्यसभा में, लेते हैं पार्टिसिपेशन। लेकिन यहाँ पे ये जो 6 यूनियन टेरिटरीज है, अदर 6, जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि दमन एंड दीव, जैसे कि अंडमान निकोबार, ये जो बाकी 6 हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए। 3 ही यूनियन टेरिटरीज है जिनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में आते हैं। तो इनका इलेक्शन बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट करती है सरकार। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। ओनली 3 ही जो ये दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर है, इसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे राज्यसभा में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करते हैं, कैसे नॉमिनेट? तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वैसे बंदों को जिनके पास एक्सपर्टीज है, या तो आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, या फिर सोशल सर्विसेज में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, नॉलेज है, तमाम चीजें हैं। तो वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये पावर है, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं वो। ये इसलिए नॉमिनेट करते हैं ताकि ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है, उनको ये तमाम अड़ंगा, मान लीजिए कि एक बंदे के पास एक्सपर्टीज है लेकिन उसके पास पॉलिटिकल वैसा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो इलेक्शन खड़ा हुआ और हार जाए तो कोई फायदा है नहीं। तो ऐसे बंदों को बेसिकली चुनने के लिए नॉमिनेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज थ्रू द प्रेस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा की। तो लोकसभा में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 552 है। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ और प्रेजेंट स्ट्रेंथ डिफर करता है। मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं 552, लेकिन अभी प्रेजेंट जो संख्या है वो है 545 लोकसभा की। तो मैक्स आप याद रखना 552, और उसमें भी डिवीजन कैसे डिसाइड किया गया है, 532 मेंबर होंगे, 530 मेंबर स्टेट से और 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर होने चाहिए नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है? इनके पूर्वज जो थे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इंडिया में शादी की होगी, बच्चे रह गए होंगे, इंडियन सिटीजनशिप ले लिया, मतलब इनका जो माता पिता, दादा परदादा, ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बच्चे छोड़ दिए यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ऐसी जनसंख्या है, अच्छी खासी जनसंख्या है, बहुत कम है लेकिन मतलब इतनी भी कम नहीं है कि 2-4 लोग नहीं है, मतलब जनसंख्या है इनकी भी, एंग्लो इंडियन की। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एक प्रावधान है, लोकसभा में 2 बंदे चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ की। तो 545 है, जिसमें 530 है स्टेट को मिला हुआ है सीट, 13 यूनियन टेरिटरीज को, और 2 मिला है एंग्लो इंडियन को, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इनका नॉमिनेशन, इनका इलेक्शन होता कैसे है, रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं? तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। लोकसभा का इलेक्शन सिंपल सी बात है, आपने वोटिंग किया हो तो आपको याद हो,
अभी तो जस्ट चुनाव हुए थे 2019 में ही बीजेपी दोबारा चुन के आई है, दैट इज कॉल्ड लोकसभा इलेक्शन। डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड इसके लिए क्या है, देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज देश में बांट दिए गए हैं। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा चुन के आता है, और बेसिस क्या होता है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें वोटिंग में, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब हर बंदा जो जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, और जो कहीं ना कहीं लॉ के द्वारा, एक्ट के द्वारा क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड ना हो, मतलब उसने कोई ऐसा क्राइम ना किया हो, कुछ ऐसा ना किया हो जिससे कि वो डिसक्वालीफाई हो गया हो, तो he should be 18 years and old, more than 18 years, and he should not disqualified by the election commission or by the act। ठीक है, तो ये एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 साल हुआ करता था। इसको 1988 में एक अमेंडमेंट आया था, 61st अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन आता है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो एज है 21 से, वोटिंग की एज 21 से 18 कर दी गई थी, तो 61वां। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे यूटीज का कैसे रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुन के आते हैं लोकसभा में। तो देखिए, पार्लियामेंट को पावर है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही प्रिस्क्राइब किया है कि पार्लियामेंट अपना मैनर बना सकता है कि यूनियन टेरिटरीज का कैसे वहां से बंदे चुन के आएंगे। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965, 1965 में ही बना था। इसी एक्ट के द्वारा वो चुने जाते हैं, इसी के प्रावधानों के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। यूनियन टेरिटरीज का कितने नंबर में चुने जाते हैं, तो भैया आज की डेट में 13 बंदे चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरीज से। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स दो ही होते हैं, 2 मेंबर्स। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट। एंड उस केस में करते हैं जिस केस में कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है एंड लोकसभा में। और ये एक्चुअली था अप टू 1960, 1960 तक ही था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था बाय द 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009। बोला कि अभी भी ये लोग हैं अच्छे खासे, एंड इनका ऐसा छीनना नहीं चाहिए। 10 साल के लिए था, 1950 से 1960 के लिए, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया हमने 2020 तक, अभी एक्सटेंडेड है। अभी इस साल के बाद देखते हैं फिर कहीं अमेंडमेंट करके फिर से एक्सटेंड किया जाए। तो एनीवे इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगले में पार्लियामेंट कुछ कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स एक्सेट्रा सब कुछ कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय। चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना। इट इज़ द ओनली रिवार्ड आई एम गेटिंग। सो दैट्स ऑल, बाय।